देश में सामाजिक न्याय की स्थिति बदलती जा रही है। इस बदलाव को पहचानना और समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। नमस्ते और जिंदाबाद साथियों, आपका स्वागत है हमारी नई पॉडकास्ट श्रृंखला में, जिसका नाम है स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर। और इसके माध्यम से हम सत्ता को सच सुना रहे हैं। चालू छे भाई चालू छे हमरे लड़ाई चालू छे करने बराबर हमरे लड़ाई चालू छे भाई चालू छे हमरे लड़ाई चालू छे। तो आज हम आपको लिए चलते हैं मध्य राजस्थान का एक ज़िला है राजसमंद, और वहाँ पर एक छोटा सा गांव है देवडूंगरी। वहाँ पर तीन लोग 1987 में उधर गए थे, देवडूंगरी गांव में। और फिर उसके बाद एक मजदूर किसान शक्ति संगठन की स्थापना हुई। तो मेरे साथ में शंकर सिंह जी हैं, जिन्होंने मजदूर किसान शक्ति संगठन की स्थापना की और बहुत सारे आंदोलनों का जनक एक तरीके से ये घर रहा है। और यहाँ कई तरीके की रणनीति बनी है। तो शंकर सिंह जी से आज हम बात करेंगे। इसलिए भी बात करना आज ज़रूरी हो गया है क्योंकि इस घर में महात्मा गांधी नरेगा को लाने के लिए बहुत सारी रणनीतियाँ बनी, बहुत सारे आंदोलन इस पूरे क्षेत्र से तैयार हुए और दिल्ली तक गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद शंकर जी आपका। जी मुकेश जी। तो आप कैसे यहाँ पहुँचे, यहाँ आने का क्या उद्देश्य था आपका? एक तो था कि हम गांव में जाके रहेंगे और लोगों को संगठित करने का काम करेंगे, ये पहले से मन में तय था। जगह की तलाश थी, कहाँ से चालू करें। यहाँ हमें ये घर आसानी से मिल गया रहने के लिए। गांव में ऐसे अतिरिक्त घर किसी के पास होते नहीं है, तो बस यही कारण था इस घर में आके टिकने का। और उसके बाद हम रहे, तो मैं, अरुणा जी, निखिल रे, हम तीनों यहाँ आए। मेरी पत्नी, बच्चे, ये सब यहाँ रहने लगे। हम आए थे 87 में। जब आए आप यहाँ पहुँचे तो उस समय किस तरीके की स्थितियाँ परिस्थितियाँ इस इलाके की थी, आप थोड़ा बताएंगे उस समय के बारे में? 87 जिस साल हम आए थे उस सब अकाल का समय था। और ये एक्चुअली राजस्थान में कभी कुछ सालों में कहते हैं कि हर 4-5 साल में एक बार कोई न कोई अकाल ऐसा आता है, बरसात कम होने की वजह से। कई बार तीनों अकाल होता है, मतलब घास भी नहीं होती है, अनाज भी नहीं होता है, पीने का पानी भी नहीं होता है। कभी केवल पीने के पानी का अकाल होता है, कभी केवल घास का होता है, कभी केवल अनाज का होता है। तो ऐसा अक्सर राजस्थान में होता रहता है। हम आए थे उस साल अकाल था। तो यहाँ हम देखते थे कि जो ये अभी तो थोड़ा बड़ा रोड बन गया है, लेकिन इस रोड पे अक्सर लोग इकट्ठे होके काम मांगने के लिए हाईवे जाम कर लेते थे। मतलब सरकार आती और सरकार के पास क्षमता नहीं थी कि सब लोगों को काम दें। तो वो क्या करते थे कि कुछ लोगों को काम देंगे और बुलावा देने के लिए तो रोटेशन करते थे। आपको आज लगाया काम पे 7 दिन, पखवाड़ा 15 दिन का नहीं था, 7 दिन का था। 7 दिन बाद में चेंज करते थे। तो जिनको आज लगा दिया उनको अगले पखवाड़े में नहीं लगाएंगे, उसको अगले में नहीं लगाएंगे। तो कई बार तो एक बार ही नंबर आता था साल भर में। तो सबसे बड़ी पीड़ा थी कि लोगों के पास काम ही नहीं था। और ये लगभग ये पूरा गांव बहुत ऐसे ही था कि सबको मजदूरी के अलावा, खेती यहाँ इतनी ज्यादा नहीं है, कम है, तो खेती से गुजारा पूरा होता नहीं। ये कितनी खेती है इसी पूरे इलाके में? यदि अभी आप एक एक परिवार का आज की तारीख में देखो तो एक बीघा 1.5 बीघा, और 1.5 बीघा में मतलब उसके बच्चे हैं आज, जिनको जो शादीशुदा हैं वो अलग होंगे, फिर वो खेत के टुकड़े होंगे। तो यहाँ पे ऐसे है ना, बिल्कुल जैसे क्यारियां जैसे खेत हैं। तो खेत से लाइसेंस है रहने का कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमारे पास कोई जमीन का टुकड़ा है, उसके अलावा ज्यादा कुछ है नहीं। और इस टुकड़े से उनको ज्यादा कुछ मिलता नहीं। अच्छी खासी बरसात होगी, तालाब भी भर गया, और फ्लो हो गया, सब कुछ हो गया, तो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने का राशन हो गया। तो आपको बाकी 9 महीने आपको निर्भर रहना पड़ेगा, या तो बाहर जाके मजदूरी करो या फिर कहीं न कहीं मजदूरी करो। यहाँ लोकल कोई मजदूरी थी नहीं। सबकी हालत ऐसी नहीं थी कि आप अपने यहाँ कुछ मजदूरी के लिए बुलाओ। खेतों के काम तो आपस में एक दूसरे के सहयोग से ही कर लेते हैं।
मतलब मैं आपके खेत पे काम करने आऊँगा, आप मेरे खेत पे आऊँ, उसको बड़ी कहते हैं कि भाई मैंने आपको मजदूरी दी, पैसा नहीं, मैंने आपको श्रम दिया, आप मेरे को श्रम दे दो, ऐसे ही चल रहा था। ये एक महत्वपूर्ण बात आपने कही थी कि रोटेशन से लोगों को लगाते थे। जी। तो जब आप आए थे उस दौरान कितने लोग काम मांगते थे, कितने लोगों को मिल पाता पूरा था? गांव काम के लिए खड़ा हो जाता था, लेकिन मस्टूल बहुत कम लोगों का आता था। मान लो 40 का मस्टूल आ गया, अब 40 के मस्टूल में पूरा गांव 200 लोग सब अपनी तगारी पाउडर लेके खड़े हो जाते थे। पता नहीं था किसका नंबर आने वाला है, सब आते थे वही लिखते थे नाम। ऐसा नहीं है कि भाई कहीं से लिखे हुए आते हैं, तो वो मेट लिखता था, लेकिन शैतानी पन्ना ये था कि क्योंकि आप 200 में से 40 लोगों को लेना है, तो कौन 40 आएगा। तो जो गांव में जो सबसे ज्यादा तेज बोलने वाले या पावरफुल है या थोड़ा मजबूत हैं, जो मेट मेट भी होंगे और मेटों को दबा भी सकते हैं, तो वैसे लोगों का सबसे पहले नंबर आता था और वो जाके सेटिंग कर लेते थे। मतलब सेटिंग का मतलब ये है कि हम कहते हैं उस समय, वो कहावत है उस समय की, हम भी आए थे, लाइट नहीं थी यहाँ, पूरे गांव में नहीं थी, तो कहते दिए के उजाले में मस्टोल लिखे जाते हैं, तो मतलब दिए के उजाले में नाम लिखे। तो मैं जाके अगर मेट को 5 रुपए दे दिया, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, आज 5 रुपए की वैल्यू कुछ नहीं है, लेकिन चाय भी नहीं मिलती है, लेकिन मैंने अगर 5 रुपए दे दिए मेट को, तो मेरा नाम सुबह आ जाएगा। तो वो एक सिस्टम था, और जिसका नाम आ जाता उसको ऐसा लगता जैसे मेरे को तो अपना काम हो गया, और जिसका नहीं आता वो निराश होके या एक तरह से तो बहुत नाराज होते हुए भी जाते थे। नहीं तो आपका मतलब आपका कहना है कि जब बहुत लोगों को काम चाहिए, कम को मिलता है, तो एक तरीके से गरीब लोग छूट जाते हैं। गरीब लोग छूटते हैं, करप्शन होता है, वो सब चीजें जुड़ी हुई है। गरीब तो छूटता ही है कि उसकी उसकी वो क्षमता नहीं है वो मुकाबला करने की। कई बार गरीब लोग हिम्मत करके बोल नहीं पाते हैं कि इसमें से कौन है जो ठीक ठाक स्थिति वाले उसमें घुसे हुए, आप निकालो उनको। हम चले भी जाते थे ना ऐसे, तो हमें धीरे से कहते थे कि मतलब हमारा तो नंबर नहीं आ रहा है, तो मैंने कहा इसमें क्या, अरे अब क्या बताएं, इसमें तो सरकारी कर्मचारी है ना, उनके परिवार के लोग भी लगे हुए हैं, तो मतलब वो टीचर है तो उसकी पत्नी भी लगी हुई है, तो ऐसे भी थे। तो मैंने कहा आप जब तहसीलदार जी आए तो उनको बताना कि भी ऐसे लगे हुए, कि नहीं नहीं हम नहीं कहेंगे, हम झगड़ा कौन मोल ले। तो फिर हम उनको लिस्ट देते तहसीलदार जी को। कई बार तहसीलदार जी ये कहते हैं कि भाई आप बिना नाम दिए मुझे नाम मत बताओ किसने बताया, लेकिन नाम लिख के दे दो कि कौन कौन है इसमें ऐसे। तो कई बार ऐसे भी होता था, लेकिन हर समय संभव नहीं था ना, कौन है जो ये बात उठाए। हम एसडीएम साहब के पास गए थे भीम, मैंने उनको का रिक्वेस्ट किया, अरुणा जी भी थे, मैं निकला हूँ, जाके उनसे बात किया, उनके साथ बहुत दिक्कत है, और लोगों को आप ज्यादा लोगों को लगाओ, लोगों को काम चाहिए, लोगों की हालत खराब है। तो उन्होंने हमें क्या कहा पता है, उनका मजदूरी आधी ले लो, मैं संख्या बढ़ा दूंगा। तो मतलब अगर हम आए थे उस समय मिनिमम वेज 7 रुपए और फिर 11 रुपए, तो 11 रुपए मिनिमम वेज था, तो उन्होंने कहा 11 रुपए की बात मत करो, 5.5 रुपए ले लो और मैं ज्यादा लोग लगा दूंगा, डबल लोग। तो मैंने कहा साहब ये तो कोई बात नहीं हुई, नहीं और कोई चारा ही नहीं है, मेरे पास और कोई चारा नहीं, मैं और कुछ नहीं कर सकता। और ये कर रहे थे, जहां ज्यादा आवाज आ रही थी वहां मिनिमम वेज तो पूरा कभी मिलता ही नहीं था। तो ये काम के अधिकार का एक तरीके से जो काम नहीं मिल रहा था, काल रात में लोग जा रहे थे काम पे, एक तरीके से ये कि हमको ये लड़ना है और लड़के इस अधिकार को लेना है, ये कैसे आगे बढ़ा ये पूरा काम के अधिकार का आंदोलन? एक्चुअली यहाँ पे एक अध्ययन टोली आई थी दिल्ली से, अकाल का अध्ययन कर रही थी, तो उसमें हनुमंत राव, प्रोफेसर हनुमंत राव, बंकर रॉय भी उस कमेटी में थे, और वो अध्ययन टोली हमारे यहाँ देवडूंगरी होके, जब हमें मालूम था इसी रोड से निकल रहे, तो हमने उनको रोका। तो हमने रोक के आसपास के गांव में, बहुत दूर नहीं, आसपास के 2-4-5 गांव में हम कहे, मैंने कहा ऐसी ऐसी अध्ययन टोली आ रही है, आपकी समस्या बताओ। तो ये कम से कम 500 लोग आ गए, तो कलेक्टर भी आए, 500 लोग यहाँ आ गए। और उस समय उस अध्ययन टोली ने भी लोगों को कहा आपको क्या चाहिए, सरकार से आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने सीधा यही कहा हमें काम चाहिए, हमें काम दे दो, हमें दया नहीं चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए, आप काम दे दो, हम अपना चला लेंगे। तो काम वाला
बहुत घूम रहा था दिमाग में, काम कैसे हो, क्योंकि सरकार केवल इसी दौरान चलाती थी अकाल रात, तो उसके अलावा चलाती थी। और हर साल अपने बजट में सरकार ये रखती थी कि अकाल आ जाए तो उसको निपटने के लिए हम क्या करेंगे। तो मान लो पूरे राजस्थान में 100 करोड़ रुपए रख दिए, तो उन्होंने कहा कि इतने करोड़ रुपए पूरे राजस्थान के लिए अकाल आ जाएगा तो हम बजट रखेंगे। अब राजस्थान सरकार क्या कर रही थी कि वो 100 करोड़ को अकाल, हर साल अकाल नहीं होता था ना, कभी थोड़ा फसल होगी तो वो फिर वो गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर अकाल करते थे। वो पटवारी गिरदावरी रिपोर्ट करेगा कि नहीं फसल खराब हुआ, ये हुआ, तो अकाल की घोषणा होती थी। तो सरकार वो 100 करोड़ को अपना खर्च कर लेती थी कहीं। लेकिन महाराष्ट्र ने, उन्होंने महाराष्ट्र भी एक स्थिति ऐसी थी, वहां पे भी वो अकाल का चलता रहता था। तो उन्होंने क्या किया कि अपने उस पैसों को हर साल अलग एक कॉर्पस टाइप फंड बना दिया, मतलब अलग रख दिया। भाई अकाल नहीं है इस बार तो नहीं खर्च किया। तो ऐसे करके उनके पास 300 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। और मैं ये बात कर रहा हूं, मतलब आज से 50 साल पहले की बात कर रहा हूं। उस समय उनके पास, उन्होंने एक कानून बनाया। उन्होंने कहा कि हम एक गारंटी कानून बनाएंगे, और उन्होंने महाराष्ट्र में ये रोजगार गारंटी कानून बनाया। और उन्होंने उसी में वही कहा कि हम 100 दिन की रोजगार की गारंटी देंगे और ये गारंटी कानून बनाएंगे। तो वो हमारे दिमाग में बहुत चल रहा था। मैंने कहा यार ये देखना है। तो अकाल संघर्ष समिति का हम एक धरना भी दे रहे थे, जयपुर में बैठे थे। हम कह रहे थे कि गोदामों के ताले खोलो और लोगों को गेहूं देना चालू करो। मतलब आपको गोदाम के ताले खोलने पड़ेंगे और लोगों को गेहूं देना पड़ेगा, बहुत बुरी स्थिति है। तो गोदामों के सामने हमने धरने भी दिए, रैली भी निकाली, ऐसे वो घेराव भी किया गोदामों का, ये एफसीआई के जो गोदाम है उसमें। और उस दौरान हमने कहा कि आप हम वहां देखें, वो रोजगार गारंटी का हमने देखे। तो वहां जाके देख के, तो देखा तो वहां पे चल रहा था काम, लेकिन लफड़ा ये था कि वहां पे उसमें उस कानून में एक गारंटी तो थी, लेकिन ऐसी गारंटी थी कि जी नहीं मिले, आपको नहीं मिला तो नहीं मिला। मतलब आपने मांगा, आपको नहीं मिला, नहीं मिला तो कोई मतलब नहीं। बेरोजगारी भत्ता का था, लेकिन एक ही लाइन ऐसी लिखी हुई थी कि बेरोजगारी भत्ते में 2 रुपए रोज का आपको 2 रुपए मिलेगा, आप मांगो तो वो मांगना और बेरोजगारी भत्ते की कार्रवाई करना, उसमें लोग पर उसमें नहीं पड़ते थे लफड़े में कि यार 2 रुपए का कौन। तो अब ये जो वही बात थी कि भाई वो सीख के हमें कहा यार वैसा कानून हमें चाहिए, लेकिन वैसा नहीं, थोड़ा उसमें सुधार चाहिए। इसीलिए ये हम जब नरेगा की बात कर रहे हैं तो नरेगा एक तरह का सबका मिला जुला प्रयास है। सरकार का भी है, ऐसा नहीं कह रहे कि सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार नहीं करती तो कुछ होता नहीं। लेकिन आंदोलन और लोगों का जो प्रयास था, ये हमने शुरुआत किया कि भाई ये करो यार। और इसमें केवल हम नहीं, मतलब पूरा फिर राजस्थान में और लोग जो थे वो, फिर दिल्ली में जो बैठे हैं उनको भी जोड़ा। जागरूक नागरिक मंच राजस्थान से, समाज चेतना मंच राजस्थान से, मजदूर किसान संगठन राजस्थान से, राइट टू फूड कैंपेन वेस्ट बंगाल नेटवर्क बंगाल से, निर्माण दिल्ली से, एक्शन एड लखनऊ, राइट टू फूड कैंपेन उत्तर प्रदेश से, जेएनयू के कुछ रिसर्चर वो भी आए, प्रोफेसर जॉनरेज हमारे साथ जुड़े, एनी राजा हमारे साथ जुड़ी, और हम लोग तो थे ही, एमकेएसएस के टोली में थे। तो देश भर से हम अलग अलग जो 13 राज्यों में एक यात्रा प्लान की, और वो बस यात्रा प्लान की। उस बस में हम 60-70 लोग बैठे, और वो बस हर मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती गई, हर जिले में भी गई, और ऐसे घूमते घूमते वो बस, और एक माहौल पूरे देश में बनने लगा। और सब जगह लोगों का यही था कि एक गारंटी वाला कानून बनना चाहिए, और ये कम से कम काम की गारंटी। और जब ये ड्राफ्ट हो रहा था, ये बन रहा था, तो इसमें ये सारे लोग जो आंदोलन में लड़ने वाले थे वो भी जुड़े, और सब सरकारों के पास चुनाव से पहले सबके पास गए कि एक ऐसा हम मसौदा लेके बाकायदा कि भाई ये ऐसा एक कानून पास करो। हर हाथ को काम दो, हर हाथ को काम दो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार
ये कितने दिन की यात्रा थी, रोजगार अधिकार यात्रा, वो जो बस यात्रा थी, उसके बाद जो पूरा जंतर मंतर पे लाखों लोगों के हस्ताक्षर, ये पूरा हाँ, वो जो उसी आए- का हिस्सा है। हाँ, तो हाँ। ये इसके बारे में थोड़ा पूरा बताइए कि कितना लंबा आंदोलन आपको करना पड़ा। तो वो मतलब ये तो बहुत लंबा चला, क्योंकि यूपीए की पहली जो सरकार आई थी उससे पहले ये चला था आंदोलन। सब जगह घूमे थे हम, अलग अलग राज्यों में गए, गुजरात में गए, महाराष्ट्र में गए, राजस्थान में होके तो गए ही थे, लेकिन मध्य प्रदेश में गए, उत्तर प्रदेश में गए, महाराष्ट्र में गए, और उधर ये अपने जो झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ये सब राज्यों में घूमते घूमते यात्रा गई थी। और फिर दिल्ली में, और दिल्ली में बड़ी संख्या लोगों की आई। मतलब आप कई किलोमीटर तक हम वो जो सिग्नेचर करा के जो पर्दे लाए थे वो पूरे रोड पे बिछाए, और एक बहुत बड़ा एक सिग्नेचर कैंपेन भी हुआ, और बहुत बड़ा आंदोलन धरना भी हुआ। जीतते हैं क्योंकि हम वोट देते हैं, हम हैं मालिक, हमारे नौकर अंदर बैठे हुए हैं। और ये हालत देखिए इस देश का कि मालिक तो सड़क पर बैठा है भूखा, भूखमरी से परेशान, कुछ भी नहीं, और नौकर ऐसा आराम कर रहे हैं। उस समय हम सरकारों के पास भी गए कि मैंने कहा आप ये करो, सबको दिया मसौदा चुनाव से पहले, यूपीए को भी दिया। और उस समय राजस्थान के ही 100 जो ग्रुप समूह है जो उसमें तैयार हुआ था कि एक तरह का अभियान बन के ये सब लिया, लेकिन हर राज्य में जो ऐसे संघर्ष करने वाले साथी हैं वो सब इकट्ठे हुए, और उन्होंने एक बड़ा इसका एक आंदोलन बनाया। इसीलिए इस कानून में बहुत अच्छी सी बातें, इसको कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, इतनी सुंदर तरीके से सब लिखा हुआ है। कौन अप्लाई करेगा, कैसे, कोई छूटना नहीं चाहिए। मतलब जैसे ही मैंने आपको कहा ना कि 40 का काम दो मशहूर आएगा, 200 लोग खड़े हो जाएंगे, तब गरीब छूट जाएगा। तो इसमें गरीब की छूटने की बात नहीं। अगर मान लो कोई बहुत बड़ा अमीर है और वो भी मिट्टी खोदने के लिए तैयार है, तो आ जाओ यार, तुम गांव में रहते हो, आ जाओ, तुम भी जॉब कार्ड बना दो। कोई जॉब कार्ड में बंधन नहीं है। आपकी अमीरी गरीबी का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि आप मिट्टी खोदने के लिए तैयार हो तो आ जाओ। इसका मतलब वो अगर इस लेवल पे आ गया है कि नहीं मेरे को मजदूरी करनी है, तो मजदूरी करने वाला कोई भी आ जाओ। तो वो सुंदरता है। आप ले सकते हो, काम मांग सकते हो, मांगो, और ना मिले तो बेरोजगारी भत्ता ले सकते हो। और अगर आपका पेमेंट लेट हो रहा है तो उसमें आपको वो हर्जाना मिलेगा, वो सब मिलेगा, और 100 दिन की गारंटी है। ये कानून जब आया तो आप जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके के लोगों के लिए उस कानून की उपयोगिता, आपको क्या लगता है, उसका अनुभव कैसा रहा? यहाँ महिलाओं की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। महिलाओं का हाथ में कुछ था नहीं। महिला अपने खेत का जो भी छोटा मोटा काम किया, घर का काम किया, गाय भैंस बकरी जो भी है, 2-3 बकरी है, छोटे छोटे हैं, मतलब इनके पास कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। इनकी पूरी निर्भरता या तो अपने बेटे पे है या अपने पति पे है। अगर पति पैसा भेजे कहीं गुजरात या कहीं भी माइग्रेशन पे जहां से भेजे तो उसकी मेहरबानी। ये आने के बाद में महिलाओं को ताकत मिली, और महिलाएं आज भी यहाँ पे 90% महिला जाती है, क्योंकि उनको, और ऐसा भी नहीं है कि इनको कोई बहुत बड़ा, ये आप 1 साल के पैसे अगर मान लो तो एक अमीर आदमी अगर एक रात को होटल में खाना खा लेगा ना, जिसका बड़ा बखान होता है कि देश में प्रॉपर्टी इनके पास इतनी है, ये तो 1% है, लेकिन इनके पास तो 75% प्रॉपर्टी चली गई। वैसे अमीर का एक रात का रुकना वो 1 साल का रहेगा, 100 दिन का है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े पैसे आ गए, लेकिन वो जो भी आए वो उनके लिए बहुत जीवन दान जैसा है। वो पैसों ने उनकी जिंदगी को बदला, उनके हाथ में ताकत आई। वो खुद अपने मन से पैसा खर्च करने लगी, अपने बच्चों की पढ़ाई में खर्च करने लगी, बाजार चलने लगा। आज बाजार बहुत अमीर आदमी के पास ज्यादा पैसा आ जाता है, वो अपना लेके बैठ जाता है, या तो सोना खरीद लेगा और कुछ कर लेगा, प्लॉट खरीद लेगा, कहीं कुछ। यहां तो बाजार चल रहा था, तो आप 1 करोड़ रुपए एक पंचायत में आ गया। अब ये 35 पंचायतें, 35 करोड़ रुपए भीम और आसपास की पंचायतों का, भीम का जो मेन मार्केटिंग सेंटर है, यह एक बाजार उबल रहा था। दुनिया जब पिट रही थी आर्थिक मंदी में, तब भीम का बाजार ऐसे चल रहा था। कोविड जब आया, जब कहा कि पूरा देश में कोई बाहर नहीं निकलेंगे, ये कोविड है, नहीं तो मर जाओगे, ये नरेगा तो चल रहा था ना, ये सब महिला बाहर निकली थी। और इनको कहा कि तुम अपना गहती, अपना फावड़ा, अपना तगारी अलग लाओ, अलग ले, अलग रहो, वहां मिलोगे नहीं। वो सब हुआ,
उनकी चौकड़ियां लाइन में अलग, वो उसी में खोद रही थी, अकेली आ रही थी, अकेली जा रही थी, वो सब हुआ। लेकिन हुआ क्योंकि और कोई जरिया ही नहीं था खाने का। इनके बच्चे, इनके पति जो भी जहां बाहर थे, वो सब घर आ गए और उनका जॉब कार्ड में नाम ही नहीं था। तो ये सब काम करने लगे, इनकी वजह से घर में खाना आ रहा था। तो इसने तो बहुत बड़ी ताकत दी। ये आपके जो बाकी थोड़ा बहुत छोटे मोटे चलते हैं ना समूह गांव में, यहां से पैसा लेते हैं, वहां देते हैं, वहां से छोटे छोटे समूह, चाहे प्राइवेट भी चलते हैं, सरकारी भी चलते हैं, उस समूह का देना और लेना इसी हिम्मत पे हो रहा था कि मेरा नरेगा का पेमेंट आ जाएगा तो मैं यहां से दे दूंगी, वहां से दे दूंगी, ये सब चल रहा था। अब वो पूरा कमर टूट गया। एक भी कर ऐसा नहीं है, ये सब कर्जदार है, लेकिन वो कर्जा है आपके ऊपर, लेकिन आपको पता है कि मेरा ये कर्जा चुकाने के लिए मेरे पास रास्ता है, मैं वहां से लेके दे दूंगी तो मेरा ये। लेकिन अब वो देने का रास्ता खत्म हो गया, तो कैसे करोगे आप? तो ये बड़े संघर्ष के बाद नरेगा का कानून आया, बहुत बड़े बदलाव लोगों के जीवन में हुए, और अचानक से इस कानून को बदलने की जरूरत क्या पड़ी? अचानक से नहीं हुआ। ये तो जब मोदी जी आए थे तो पता नहीं उनको क्या नेहरू जी से जलन है या कांग्रेस से जलन है या उस पार्टी से उनको दुश्मनी निकालनी है। नहीं, मजदूरों से भी तो हो सकती है। तो नहीं, मजदूरों से क्यों? उनका अगर वहां जलन था तो इनसे क्यों निकाल रहे हो? अगर उनकी जलन थी तो फिर उन्होंने कहा कि भाई ये उस पार्टी ने ये भूल की और इसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, और वो कह रहे मैं ढोल पीटूंगा और ये करूंगा, वो करूंगा। उस समय 20,000 लोग दिल्ली गए, उसी पार्लियामेंट स्ट्रीट में वही ग्रुप जो नरेगा लाने के लिए लड़ा था, वो ग्रुप वापस गया कि ये कैसे, ये कह ही कैसे रहे हो, तुम कैसे कह रहे हो कि हम नरेगा ऐसे बंद करेंगे? तो मोदी जी ने एकदम रुके। वो चाहते तो उसी समय बंद कर ले सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा मैं राजनीति करना जानता हूं, तो उनको समझ में आ गया। तो 10 साल रुके ना, और 10 साल में कितना और उसको डिमोरलाइज कर सकते हो, कितना ऐसे गिरा सकते हो। और आप कहते हो खड्डे खोदने ही सिखाए। अरे खड्डों ने तो इनको रोटी दी है, रोजी दी है, इनको क्या कर दोगे आप? इन्हीं खड्डों से तो इनका जीवन चल रहा है। और अब जो मुझे लग रहा है कि जो बहुत बड़ा अमीरों की गिरफ्त में अगर कोई आ जाओगे आप, और जिनको आप कहोगे कि नहीं ये भी तुम्हारे, ये भी तुम्हारा, वो भी तुम्हारा, वो भी तुम्हारा, तुम भी कमाओ, तो उस समय वो अमीर भी आपके गरीबों के खिलाफ होंगे। और उनको लगेगा कि इनको अगर काम और इनको आत्मसम्मान यहां मिलने लग गया तो हमारी क्यों सेवा करेंगे, हमारे पास हमारे बेगार के लिए मजदूर कहां से मिलेंगे? आपने कह दिया तुरंत के 60 दिन के लिए काम बंद रहे। क्यों 60 दिन के लिए बंद रहेगा? क्योंकि आपने कहा कि नहीं, किसानों का उस समय खेती का काम होता है, तो खेती का काम तो या तो ये खेती का काम मजदूरी के साथ कर ही रहे। हमारे यहाँ इस संगठन का नाम भी मजदूर किसान शक्ति संगठन, या मजदूर है, जो मजदूर है वो किसान है, किसान है वो मजदूर है। तो ऐसी स्थिति में आप इनको कहोगे नहीं 60 दिन तुम बैठ जाओ। तो खैर ये रातों रात उन्होंने तो नरेगा के कानून को बदल दिया। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 18 तारीख को ही बदला है। अब आप जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके में ये बदले हुए कानून बदलने के बाद क्या प्रभाव इस एरिया में आप देखते हैं? अभी तो क्या है कि ये इन्होंने जो लिखा है ना, कानून के पहले पेज को देखो तो वहां पहली लाइन ही ये लिखी रहती है कि हम 125 दिन की बात कर रहे हैं। तो लोगों को लग रहा है कि काम 125 दिन मिलेगा। तो अब ये नाम का ही तो लफड़ा है। तो कई बार गांव में सोचते हैं यार भाड़ में जाओ यार, हमें 125 दिन काम तो मिलेगा। लेकिन जैसे आप अंदर जाते हो और इस कानून को अंदर से पढ़ने की कोशिश करते हो तो वहां कुछ मिलने वाला नहीं। वो 125 छोड़ो, 25 दिन भी काम नहीं मिलने वाला। केवल पैसों के आवंटन से नहीं होगा। आप तय करोगे कि कहां चालू करेंगे, आप तय करोगे कब चालू करेंगे, आप तय करोगे किसको देंगे, आप मानक दिवस भी तय कर रहे हो, आप वो एरिया भी तय कर रहे हो, आप वो पंचायत भी तय कर रहे हो, आप वो राज्य भी तय कर रहे हो। तो फिर इतनी बड़ी तानाशाही अगर आप अपनाओगे कि आपको जचेगी तो करोगे, नहीं तो नहीं। तो काम दो मेरी मर्जी, ना दो मेरी मर्जी, पैसा दो मेरी मर्जी, यहां दो मेरी मर्जी, वहां दो मेरी मर्जी। तो उस किस्म की तो हद है। मतलब अब ये बात समझ में आएगी, टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2-3 महीने निकलने दो आपको। यहाँ ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इन्होंने कह दिया राज्य
40% अपने मद से करे। और राज्य की तो खुद की कमर टूटी हुई है, उसके पास अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए नहीं है। मैं आपको राज्य का स्टेट रेवेन्यू बता दूं राजस्थान का, तो वो आज की तारीख में 32,000 करोड़ रुपए के कर्जे में है। आप अभी का बैलेंस शीट देख लो आप। और वो कर्जा किस बात का है? केवल और केवल कर्मचारियों की पेंशन और तनख्वाह देने का है। क्योंकि आपके पास आप जीएसटी का, आप वाहन का, आप आबकारी का जितना भी वो पैसा है, वो सारा का सारा वो 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास आता है, लेकिन उसकी तनख्वाह, आपकी पेंशन उससे ज्यादा है। तो आपको कर्जा लेके देना पड़ रहा है। आप तनख्वाह तो रोकोगे नहीं, बढ़ाओगे आप, हर साल बढ़ेगी, साल में 2 बार बढ़ेगी, उसको तो आप कभी नहीं रोक सकते। वो तो आपने कानून में बना रखा ना। ये कानून को खत्म करोगे, क्योंकि इस कानून से उनको डर लग गया कि इस कानून में गारंटी है 100 दिन की, और ये 100 दिन की गारंटी कोई भी मांग सकता है, कोई भी ले सकता है, देश का रहने वाला नागरिक। वो प्रॉब्लम है। तो आज इस कानून में एक साफ लाइन है, कोई भी नहीं ले सकता। जहां हम चाहेंगे वो ले सकता है, जिसको हम चाहेंगे वो ले सकता है। अभी इस इलाके के लोग और आप क्या करेंगे आगे? हम तो लग गए, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, यही है। हम तो लग गए धार पे। हम तो अब गांव में लोगों को जाके कहेंगे कि कानून, और कानून की कॉपी लेके 51 पेज की पूरी कॉपी को मैंने पढ़ लिया, उसमें हाईलाइटर भी कर दिया, उसमें लिख देगा ये कानून ये कह रहा है, आपको कब कब काम नहीं देगा, कब कब आपके ये सब तो सारा लोगों को समझाएंगे और लोगों को आंदोलित करेंगे। और हमने कह दिया, मैंने कहा जो आपके इस कानून को खत्म कर रहा है उसको तो वोट मत देना। अगर उसको वोट दोगे तो फिर ये आपको कुछ मिलना नहीं। और आपको लगता है कि हमारे लिए नरेगा जरूरी है, तो फिर नरेगा जरूरी है तो फिर संघर्ष कर लो और वोटों से किनारा कर दो। और जिस दिन मोदी जी को समझ में आ जाएगा कि मुझे इस वजह से वोट ही नहीं मिलने, तो वो खुद भी दिमाग में थोड़ा सोचेंगे कि मैं क्या करूं। तो हम बात कर रहे थे शंकर सिंह जी से, जिन्होंने नरेगा के लिए, महात्मा गांधी नरेगा के लिए 10-15 सालों तक लंबा संघर्ष गांव से लगा के दिल्ली की सड़कों अलग अलग राज्यों तक किया था। उनके हमने बहुत सारे अनुभव सुने। मनरेगा ने लोगों की ज़िंदगी, महिलाओं का जीवन बदला। राजस्थान जैसे प्रदेश में बहुत सारे बांध बने, छोटे छोटे तालाब बने, जिससे फसलें बड़ी तादाद में हुई, लोग पलायन रुका, बच्चे स्कूल जाने लगे। अनगिनत ऐसे काम हैं जिनको कि हम यदि गिनाएं तो बहुत मुश्किल है। और ये आंदोलन की इन्होंने घोषणा की है, ये आंदोलन जारी रहेगा, लंबे समय तक चलता रहेगा। हम फिर मिलेंगे अगले आंदोलन।